ओम नमः शिवाय। चार बुद्धिमान भाइयों की कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना, क्योंकि कहानी बहुत ही मजेदार है और सुनने में आपको बड़ा आनंद आने वाला है। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि माधवगढ़ नाम के गांव में चार भाई रहते थे। वह चारों एक से बढ़कर एक बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमानी के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। दोस्तों, प्रतिदिन उन चारों भाइयों की बुद्धिमानी के चर्चे हर गली, नुक्कड़ और चौराहों पर किसी न किसी के मुंह से सुनने को मिल जाते थे। उन चारों भाइयों में जो सबसे छोटा था उसका नाम था एक बुद्धि, और जो सबसे उससे ज्यादा बड़ा था उसका नाम था 10 बुद्धि, और जो 10 बुद्धि से भी बड़ा था उसका नाम था 100 बुद्धि, और जो सबसे बड़ा भाई था उसका नाम था 1000 बुद्धि। दोस्तों, उन चारों भाइयों के नाम तो कुछ और ही थे, लेकिन बुद्धिमानी के कारण लोगों ने उनके यह नाम दे दिए थे। एक दिन वे चारों भाई एक साथ में बैठे हुए थे और तभी विचार करने लगे कि हम लोगों को भी कहीं किसी दूसरे शहर में जाकर के धन कमाना चाहिए। इसे हम लोगों की बुद्धिमानी की परीक्षा भी हो जाएगी और धन भी मिल जाएगा। इसी तरह से एक ही तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। तभी जो सबसे बड़ा भाई था वह कहने लगा कि चतुर लोग जो होते हैं वह लोग घर में पड़े पड़े नहीं खाते, वह बाहर जाकर के अपनी चतुराई से और बुद्धिमानी के बल पर धन कमाते हैं, और हम लोग बुद्धिमान हैं फिर भी अपने ही घर में पड़े रहते हैं सारा दिन। इस तरह से वह चारों भाई आपस में विचार विमर्श करके किसी दूसरे बड़े शहर में जाने की तैयारी में लग गए। अगले दिन सुबह ही चारों भाई दूसरे शहर की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा करते करते जब चारों भाई थक गए तो उन्होंने आपस में विचार किया कि कहीं छायादार वृक्ष देख करके और उसी के नीचे बैठकर भोजन किया जाए, थोड़ा सा आराम किया जाए, इसके बाद में यात्रा शुरू की जाए। दोस्तों, यही विचार करके एक छायादार वृक्ष के नीचे वह चारों भाई जाकर के बैठ गए। चारों भाइयों ने आराम किया, फिर भोजन पानी किया। तभी क्या होता है, उसमें से एक भाई की नजर एक ऊंट के पैरों के निशान पर पड़ गई। उसमें से सबसे छोटे भाई ने, एक बुद्धि ने कहा कि यह जो पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं यह ऊंट के नहीं है, किसी ऊंटनी के पैरों के निशान है। तभी 10 बुद्धि ने कहा कि यह ऊंटनी एक आंख की कानी है, और 100 बुद्धि ने कहा कि इस ऊंटनी के एक नहीं 2 लोग इस पर सवार हैं, जिसमें से एक पुरुष और दूसरी स्त्री है। तीसरी भाई की बात सुनकर के 1000 बुद्धि ने कहा कि यह तो ठीक है कि ये 2 लोग हैं और एक स्त्री है एक पुरुष, लेकिन जो स्त्री है वह इस समय गर्भवती है। अब उन चारों भाइयों ने अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी कहा था वह सही है या गलत, इसका पता लगाने के लिए वे चारों भाई उस ऊंटनी का पीछा करने लगे। वह चारों भाई यह जानना चाहते थे कि अभी तक हम लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी अनुमान लगाया है वह सही है या गलत। इसी बात का पता लगाने के लिए वह चारों भाई ऊंट का पीछा करने लगे। काफी दूर चलने के बाद ऊंट वाले ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो उसको लगा कि यह लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और 4-4 आदमी पीछा कर रहे हैं, कहीं हमको कोई नुकसान तो पहुंचाने के लिए हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं। यही विचार कर उसने अपने ऊंट को और तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। अब क्या था, आगे आगे ऊंट पर सवार 2 लोग और पीछे पीछे चारों भाई। तभी आगे एक नगर आ गया और उस ऊंट सवार ने अपने ऊंट को लेकर के उसी नगर में प्रवेश कर गया। वह चारों बुद्धिमान भाई भी उसी का पीछा करते करते नगर में प्रवेश कर गए। उधर ऊंट सवार ने नगर के कोतवाल से कहा कि मेरे पीछे 4 लोग काफी देर से पड़े हुए हैं, मैं किसी तरह से उन चारों से बच करके यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। आप मेरी और मेरी पत्नी की उन चारों से रक्षा कीजिए। अब क्या था, जैसे ही वह चारों भाई नगर कोतवाल के सामने आए, कोतवाल ने उन चारों भाइयों को रोक लिया और पूछने लगा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, कहीं तुम कोई जासूस या लुटेरे तो नहीं हो। वो चारों भाई कोतवाल से कहने लगे कि हम कोई चोर और लुटेरे नहीं हैं और न ही हम किसी राज्य के जासूस हैं, हम तो सीधे साधे लोग हैं और नौकरी की तलाश में शहर को निकले थे। हम लोग रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठे विश्राम कर रहे थे, तभी एक ऊंट के पग चिन्ह दिखाई दिए और उन्हीं पग चिन्हों का पीछा करते करते हम चारों भाई यहाँ तक पहुंच गए हैं। नगर कोतवाल ने कहा कि तुम लोग ऊंट का पीछा क्यों कर रहे थे। उन चारों भाइयों ने जो कुछ भी अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान लगाया था वह सब कुछ नगर कोतवाल को बता दिया। अगर हम लोगों को कहीं इसी शहर में नौकरी मिल जाए तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। नगर कोतवाल ने उन चारों भाइयों की शकल सूरत और हाव भाव देख करके अंदाजा लगा लिया कि यह कोई चोर लोग नहीं है, यह तो बहुत सीधे साधे और बुद्धिमान लोग हैं, यह हमारे राजा के काम आ सकते हैं। यही विचार करके नगर के कोतवाल ने उन चारों लोगों को राजा के दरबार में पेश कर दिया
और राजा से सारी बात बता दी कि कैसे यह चारों लोग उस ऊंट का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचाए हैं। कोतवाल ने राजा से यह भी बताया कि यह चारों भाई नौकरी की तलाश में यहाँ आए हैं। राजा ने अपने यहाँ कर्मचारियों की कमी बताकर उन चारों भाइयों को अपने यहाँ रोक लिया। राजा ने उन चारों से कहा कि आप चारों उस ऊंट वाले का पीछा क्यों कर रहे थे। वो चारों भाई कहने लगे कि हम लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे, तभी हमें ऊंट के पग चिन्ह दिखाई दिए, तो हम लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस ऊंट और ऊंट पर सवार लोगों के बारे में अनुमान लगाया। हम में से एक भाई ने कहा कि यह ऊंट नहीं, किसी ऊंटनी के पैरों के निशान है। फिर हमारे दूसरे भाई ने कहा कि यह ऊंटनी बाई आंख से कानी होनी चाहिए। और तीसरे भाई ने अनुमान लगाया कि ऊंट पर 2 लोग सवार हैं, जिसमें से एक पुरुष है और दूसरी स्त्री है। और हमारे चौथे भाई ने अनुमान लगाया कि ऊंट पर जो स्त्री सवार है वह इस समय गर्भवती है। अब इसी बात का पता लगाने के लिए हम लोग उस ऊंट वाले का पीछा कर रहे थे कि हम लोगों का अनुमान कहां तक सही है। उन चारों भाइयों की बात सुनकर के राजा और भी उत्सुक हो चुका था। राजा जानना चाहता था कि आगे क्या हुआ। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अभी इसी समय उस ऊंट वाले को दरबार में हाजिर किया जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ऊंट वाले को दरबार में पेश किया गया। राजा ने उस ऊंट वाले से पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो और तुम्हारे साथ कौन है। राजा की बात सुनकर वह ऊंट वाला कहने लगा कि महाराज, मैं तो अपनी ससुराल गया था और वहां से मैं अपनी गर्भवती स्त्री को लेकर के अपने घर वापस आ रहा था। राजा ने फिर उससे पूछा, क्या तुम्हारी ऊंटनी एक आंख से कानी है। उसने जवाब दिया, जी महाराज, हमारी ऊंटनी बाई आंख से कानी है। ऊंटनी वाले का जवाब सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। राजा उन चारों भाइयों से पूछा कि तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि यह ऊंट नहीं ऊंटनी है और यह एक आंख से कानी है। राजा की बात सुनकर के एक बुद्धि कहने लगा कि महाराज, जब हम लोग ऊंट के पग चिन्ह देख रहे थे उसी जगह पर इस ऊंटनी ने मूत्र त्याग किया था। हम उसकी गंध से ही पहचान गए थे कि यह नर नहीं मादा है। राजा ने उन चारों भाइयों से पूछा कि तुमने यह कैसे जाना कि यह ऊंटनी बाई आंख से कानी है। राजा की बात सुनकर के 10 बुद्धि कहने लगा कि महाराज, ये जिस रास्ते से होकर के आई है उस रास्ते पर दाहिने तरफ के ही पेड़ पत्तों को इसने खाया है, जबकि बाईं तरफ के पेड़ के पत्ते नहीं खाए गए हैं। बस इसी से हमने अंदाजा लगाया कि ये ऊंटनी बाईं आंख से कानी है। राजा ने फिर से उससे पूछा कि तुम चारों भाइयों ने यह कैसे पता लगाया कि इस ऊंटनी पर एक नहीं 2 लोग सवार हैं, जिसमें से एक पुरुष और दूसरी स्त्री है। राजा की बात सुनकर के 100 बुद्धि कहने लगा कि महाराज, यह दोनों लोग रास्ते में एक बार उतरे थे तो हम लोगों ने देखा कि वहां 2 नहीं 4 पैरों के निशान थे, जिसमें से 2 पैरों के निशान एक पुरुष की तरह थे और 2 पैरों के निशान एक स्त्री की तरह थे। उन्हीं चारों निशानों को देख करके हमने अंदाजा लगाया कि यह 2 लोग हैं और उसमें से एक स्त्री है और दूसरी पुरुष है। फिर राजा ने पूछा कि तुम लोगों ने यह कैसे जाना कि जो स्त्री है वह इस समय गर्भवती है। राजा की बात सुनकर के 1000 बुद्धि कहने लगा कि महाराज, उनमें से जो 2 पैरों के निशान थे वह कुछ भारी थे, इसीलिए हमने अंदाजा लगाया कि यह स्त्री जो है वह इस समय गर्भवती है। उन चारों विद्वानों की बात सुनकर के राजा ने इन सब चीजों की जब उस ऊंट वाले से पुष्टि की तो सब कुछ सही सही पाया। राजा उन चारों भाइयों की बुद्धि को देख करके आश्चर्यचकित था और वह उन्हें अपने दरबार में रख लिया। इसके बाद राजा ने उन चारों भाइयों से पूछा कि इसके अलावा और भी कोई विशेषता है तुम लोगों में, तो वह भी बताइए। राजा की बात सुनकर के एक बुद्धि कहने लगा कि महाराज, मैं जिस स्थान पर बैठ जाता हूं वहां से किसी की मजाल नहीं जो मुझे उठा सके। राजा ने फिर 10 बुद्धि से पूछा कि बताओ तुम्हारे अंदर कौन सी विशेषता है। 10 बुद्धि ने कहा कि महाराज, हमें भोजन की पहचान करने की बहुत अच्छी कला आती है। मैं किसी भी भोजन को देख करके बता सकता हूं कि वह भोजन कहां से आया है और उसे किसने पकाया है और उसमें कौन से गुण है। फिर राजा ने 100 बुद्धि से पूछा कि तुम्हारे अंदर कौन सी विशेषता है। 100 बुद्धि ने कहा कि महाराज, मुझे बिस्तर की पहचान करने की बहुत अच्छी कला आती है। मैं किसी भी बिस्तर को देख करके बता सकता हूं कि उसके अंदर कौन सी कमी है और कौन सी विशेषता है। फिर राजा ने 1000 बुद्धि से पूछा कि तुम्हारे अंदर कौन सी विशेषता है। 1000 बुद्धि ने कहा कि महाराज, मैं किसी भी नाराज व्यक्ति को कुछ ही मिनटों में मना सकता हूं। राजा ने उन चारों की परीक्षा लेने की योजना बना ली और एक दिन की बात है कि राजमहल में एक बहुत ही विशाल गद्दा पड़ा था और उस गद्दे पर कई लोग बैठे हुए थे। उसी के साथ में वे चारों लोग भी बैठे हुए थे। राजा ने आदेश दिया कि इस गद्दे को उठा करके झाड़ा जाए, इसके बाद में इसको बिछाया जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। सभी लोग उस गद्दे से उठकर खड़े हो गए, लेकिन एक बुद्धि जैसे के तैसे बैठा रहा, वह हिला तक नहीं। उसने बिना उठे ही अपने नीचे से गद्दे को सरका दिया और वह उसी जगह पर बैठा रहा। अब राजा समझ चुका था कि यह उठने वाला नहीं है। इसके बाद राजा ने शाम को चारों भाइयों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। जब चारों भाई भोजन करके उठे
तो राजा ने भोजन की विशेषता के बारे में पूछना शुरू किया। तीन भाइयों ने भोजन की बड़ी तारीफ की, कहा कि महाराज बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बना था। लेकिन 10 बुद्धि कहने लगा कि महाराज माफ करना, भोजन तो बड़ा अच्छा था लेकिन दाल में गोमूत्र की बदबू आ रही थी। राजा ने तुरंत रसोइये को बुलाया और पूछा कि सच सच बताओ कि दाल से गोमूत्र की बदबू क्यों आ रही थी। रसोइये ने कहा कि महाराज, जब हम लोग दाल की गाड़ियों को लदवा करके वहां से आ रहे थे तभी रास्ते में बरसात होने लगी। हम सभी लोग बरसात से बचने के लिए अपनी अपनी गाड़ियों को एक गौशाला में खड़ी करवा दी। उसमें बहुत सी गायें थीं, वहीं पर एक गाय का मूत्र दाल के बोरे पर गिरा था। लेकिन महाराज, हमने उस दाल को बहुत धुलवाया था, पता नहीं कैसे दाल की बदबू नहीं गई। उनके भोजन की परखने की प्रतिभा को देख करके राजा बहुत प्रसन्न था और रात को उन चारों भाइयों के लिए एक अच्छा सा बिस्तर लगाया गया। जब सुबह हुई, राजा ने उन चारों भाइयों से अपने पास बुलाया और पूछा कि रात्रि में उस बिस्तर पर लेटने में तुमको कोई परेशानी तो नहीं हुई। तीन भाई बिस्तर की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे और कहा कि बड़ा ही आरामदायक बिस्तर था, मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन 100 बुद्धि कहने लगा कि महाराज, बिस्तर तो बड़ा अच्छा था लेकिन उस बिस्तर में कहीं कोई खरगोश का एक बाल था और उस खरगोश के बाल की वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आई। राजा ने आदेश दिया और बिस्तर को फड़वा करके जब चेक कराया गया, छानबीन कराई गई तो उस बिस्तर में से एक खरगोश का बाल निकला। राजा बिस्तर के परखने की प्रतिभा को देख करके बहुत प्रसन्न था। राजा ने तीन भाइयों की परीक्षा तो ले ली थी लेकिन चौथे भाई 1000 बुद्धि की परीक्षा भी बाकी थी। राजा ने रानी को बुलवाया और कहा कि तुम रूठ करके महल के बाहर बगीचे में जाकर के बैठ जाओ, मुझे 1000 बुद्धि की परीक्षा लेनी है। वह जब तुमको मनाने के लिए आए तो तुम किसी भी सूरत में मानना नहीं। राजा की आज्ञा के अनुसार रानी ने वैसा ही किया। रानी रूठ करके राजमहल के बाहर बगीचे में जाकर के बैठ गई। राजा ने 1000 बुद्धि को बुलवाया और कहा कि रानी रूठ करके बगीचे में चली गई है, तुम उसे मना करके लाओ। राजा जानता था कि रानी किसी भी हालत में मानने वाली नहीं है, लेकिन राजा और रानी दोनों 1000 बुद्धि की बुद्धि से परिचित नहीं थे। 1000 बुद्धि ने कहा कि महाराज, बस कुछ ही देर में रानी को मना करके आपके पास ले आता हूं। दोस्तों, राजा के राजमहल से कुछ ही दूरी पर बाजार थी। 1000 बुद्धि तुरंत बाजार पहुंच गया और वहां उसने एक शादी का जोड़ा खरीदा और फिर उसने वह सारा सामान खरीदा जो वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाता है। वह सारा सामान लेकर के 1000 बुद्धि उसी बाग से होकर के निकला जिस बाग में रानी रूठ करके बैठी हुई थी। रानी को देख करके 1000 बुद्धि रानी से मिलने पहुंचा और रानी को देख करके 1000 बुद्धि रानी से मिलने के लिए जब पहुंचा तो रानी से इधर उधर की बात करने लगा। लेकिन रानी की नजर तो उस सामान पर थी जो वह हाथ में लिए हुए था। रानी ने कहा कि यह तुम अपने हाथ में क्या लिए जा रहे हो? 1000 बुद्धि ने कहा कि महारानी, क्या आपको नहीं पता? रानी ने कहा, क्या बात है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। 1000 बुद्धि कहने लगा कि महारानी, क्या सच में आपको नहीं पता है? आप नहीं जानती कि महाराज दूसरी शादी करने जा रहे हैं और इसीलिए आपको राजमहल से दूर बगीचे में यहाँ पहुंचा दिया गया है और आपसे यह भी कहा गया है कि कोई चाहे बनाने आए लेकिन तुम मानना नहीं और राजमहल आना नहीं। रानी ने कहा कि हाँ, तुम तो सही कह रहे हो, यही बात तो महाराज ने मुझसे कहा था कि जब 1000 बुद्धि तुम्हारे पास आए तो तुम राजमहल में वापस मत आना। इतना सुनते ही महारानी का पारा चढ़ गया और वह दौड़ती हुई राजमहल में जाकर के पहुंच गई। राजा से लड़ने लगी, कहने लगी, महाराज यह कैसे हो सकता है? आप मेरे जीते जी दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? मुझे बहाने से राजमहल से निकाल दिया और इसके बाद में आप दूसरी शादी रचाने जा रहे हैं। मेरे साथ आप धोखा कर रहे हैं। राजा अपनी सफाई देने लगा लेकिन रानी मान ही नहीं रही थी। तभी मुस्कुराते हुए 1000 बुद्धि ने राजा से कहा कि महाराज, मैं रानी को मना करके राजमहल तो ले आया लेकिन इसके बाद जो होने वाला उसे आप संभालिए। राजा उन चारों भाइयों की बुद्धि को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और उनकी इस बुद्धिमानी के कारण हमेशा के लिए उन चारों भाइयों को राजा ने अपने दरबार में नियुक्त कर दिया। इस तरह से वह चारों बुद्धिमान भाई राजा के दरबार में पहुंच चुके थे और समय समय पर जब भी मुसीबत पड़ी तो भी उन्होंने चारों भाइयों ने मिलकर के राजा की सहायता की। दोस्तों, कहते हैं कि जिसके पास ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, वह बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करके बाहर निकल आता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है और उसके पास कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। दोस्तों, इसलिए जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए क्योंकि ज्ञान जितना मिल जाए उतना ही कम है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।